तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन सोल्व किया था और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है? पढ़ लेते हैं पहले क्या-क्या लिखा है। तो बोल रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स दी गई हैं, कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 5 पार्ट हैं। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म का मतलब हो गया, रैखिक समीकरण तो हो गई इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। युग्म का मतलब हो गया जोड़े, है ना? यानी आपको समीकरणों का, इक्वेशंस का जोड़ा बनाना है। या फिर अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब हो गया कि आपको 2 इक्वेशन बनानी है हर एक क्वेश्चन में। इसमें भी 2 इक्वेशन बनाओ, इसमें भी 2 इक्वेशन, इसमें भी 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन बनाने के बाद अगर उनका अस्तित्व हो, तो उनका हल निकालना है किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि कल की थी ना, तो विलोपन विधि से हमें उनको सोल्व भी करना है। कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो आप। ये आपका पहला क्वेश्चन है जी। क्या कह रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे 3 शब्द नए आए हैं। एक तो आया अंश, एक हर और एक भिन्न। इनका क्या मतलब है वो समझते हैं पहले। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/5। अब ये किस टाइप की संख्या है? आप कहोगे सर ये बटे वाली संख्या है। क्या कहोगे? सर ये बटे वाली संख्या है। बटे वाली संख्या को अगर मैं थोड़ा-सा शुद्ध हिंदी में कहूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि सर ये एक भिन्न है। बटे वाली संख्या कह लो या फिर भिन्न कह लो, बात दोनों ही सेम है। ठीक है ना? तो इसे हम बोलते हैं भिन्न। है परिमेय संख्या, लेकिन इसका रूप कैसा है? भिन्न है ना ये। जैसे मैं कई बार बोल नहीं देता कि यार बटे वाली संख्या, बटे वाली संख्या। उसको बटे वाली संख्या को आप भिन्न बोल सकते हैं। लोकल भाषा में तो बटे वाली संख्या बोल दिया, प्रॉपर हिंदी में उसको भिन्न बोला जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया 2/6, तो ये भी एक भिन्न हो गई। 1/7 ये भी एक भिन्न हो गई, है ना? जितने भी भिन्न हैं उसके ऊपर भी कोई नंबर होता है, नीचे भी कोई नंबर होता है। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं अंश और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं हर। ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया x/y, कोई ये भिन्न है अपने पास, है ना? तो ये तो अपना हो गया अंश और ये अपना हो गया हर। ये बात होगी। बात समझ में आ गई? अब क्या बोला कि भाई कोई एक भिन्न है। अब मुझे पता नहीं कि भिन्न क्या है। लेट्स से मैंने मान लिया x/y है ना? उसका अंश x मान लिया, उसका हर y मान लिया मान लो, ठीक है? अब बोला कि अगर आप उसके अंश में 1 जोड़ दो, अंश माने ऊपर वाला नंबर, इसमें आप 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, हर में से 1 घटा दो, इसमें से 1 घटा दो। अंश में तो 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो, तो ये जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है, ये किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी 1 में। यानी कि जब आप अंश में 1 जोड़ दोगे, हर में 1 घटा दोगे ना, तो ये 1 में बदल जाएगी। 1 के बराबर हो जाएगी, ऐसे कह लो चाहे, ठीक है? फिर क्या बोला कि यदि हर में 1 जोड़ दो, भिन्न अपने पास x/y है, अगर मैं इसमें हर में 1 जोड़ दूँ, नीचे वाले नंबर में 1 जोड़ दूँ, तो ये जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है, ये 1/2 बन जाती है। क्या बन जाती है? 1/2। एग्ज़ाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये भिन्न ले ली मैंने 3/5, 3/5। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अनुसार चलूँ, तो क्या बोला था कि अगर आप ऊपर तो 1 जोड़ दो, नीचे 1 घटा दो, तो बन जाती है वो 1। देखें 4/4 1 तो बन गया, ठीक है? और क्या बोला था कि अगर आप नीचे 1 जोड़ दो, नीचे 1 जोड़ दो, तो बन जाती है 1/2। 3/6 हो गया, हाँ, बन गई, है ना? तुक्का लग गया अपना, है ना? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा नहीं था कि 3/5 इसका आंसर होगा, ठीक है? तुक्का लगाया सिर्फ। यानी कि 3/5 वो नंबर है, 3/5 ऐसा नंबर है, अगर मैं ऊपर 1 जोड़ दूँ, नीचे 1 घटा दूँ, तो वो 1 बन जाता है। अगर मैं नीचे 1 जोड़ दूँ, तो वो 1/2 बन जाता है। ये तो हमने तुक्का मार के ज्ञात करा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन पहले करे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करे हुए, लेकिन याद नहीं था कि 3/5 वो नंबर होगा, ठीक है ना? तो 3/5 ऐसा नंबर है, जिसके अंश में अगर 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो वो 1 बन जाता है और अगर हम उसके हर में 1 जोड़ दें, तो वो 1/2 बन जाता है, ठीक है? अब ये तो तुक्का लगा के कर लिया, अब मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को, एक तो ये वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है? और एक ये इक्वेशन हो गई।
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूंगा। वहां से जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा ना, तब भी हमारा आंसर 3/5 आएगा। वो प्रॉपर तरीका होगा। ये तो तुक्का मारा है ना, और वो प्रॉपर तरीका हो जाएगा। बस में आगे करके दिखाते हैं आपको। तो देखो जी, क्या लिखोगे? आप कह दोगे माना माना भिन्न का माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मैंने मान लिया x। इसी तरीके से भिन्न का हर, भिन्न का हर मान लेता हूं y। अब प्रश्नानुसार चलूंगा, ठीक है। तो भिन्न क्या अपने पास x बटा वाई है ना। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो। तो अंश में तो एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया। तो ये जो भिन्न है ना, ये किसके अंदर बदल जाएगी? एक के अंदर बदल जाएगी। एक बात तो ये बोल रखी थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। y माइनस एक भाग में है, वहां पे जाकर के गुणा में, यानी x प्लस एक बराबर आ गया 1 गुणा y माइनस एक। सोल्व करते हैं। x प्लस एक बराबर आ गया y माइनस एक के। y को उठा करके यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया x माइनस वाई बराबर, एक को उठा करके वहां पटक देते हैं। तो माइनस का एक, माइनस का एक, प्लस का एक है ना, वहां जाके माइनस का एक हो जाएगा। अब आगे देखो, ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये बन गई जी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बार क्या बोला था उसने? दूसरी बार बोला था कि अगर आप हर में एक जोड़ दो, x बटा वाई हमारी ये भिन्न है, अगर मैं हर में एक जोड़ दूं तो वो बन जाती है 1/2। ये बात बोली थी ना, देखो, ठीक है। तो अगर हम इसके अनुसार चलें तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की 2 से गुणा करी, 2x आ गया बराबर y प्लस एक की 1 से गुणा की तो y प्लस एक ही आ गया। y को उठा करके इस तरफ ले आया, ये हो गया जी अपना 2x माइनस का y बराबर 1। ये हो गई जी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3/5 आएगी। जो हमारे तुक्का लगा था ना पहले, वही आएगा। तो वीडियो करो पॉज, इन दोनों इक्वेशंस को खुद ब खुद सोल्व करो। विलोपन विधि तो आपने सीख रखी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को खुद ब खुद सोल्व करो और खुद आंसर निकाल लो, ठीक है। मैं करा देता हूँ फिर भी आपको, लेकिन पहले आप खुद ट्राई जरूर करना। इतना नोट कर लो पहले। तो देखो कैसे करेंगे। तो विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि में पहला नियम क्या रहता है कि या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो। अब यहाँ पे देखोगे तो y के गुणांक पहले से ही बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, सीधा घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या अपनी ये है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस का y बराबर 1। तो माइनस प्लस माइनस, x में से 2x गया, माइनस का x, माइनस का y प्लस का y, ये कट गया बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो x की वैल्यू है, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। मैं 1 में रख देता हूँ, तो लिख दूंगा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी ये है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, है ना। इसके अंदर रख देते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो 3 है ना, 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। अब 3 प्लस का है, इस तरफ ले जाता हूँ, यहाँ तक नोट कर लो एक बारी। देखो आगे, तो माइनस का y बराबर आ गया माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का y बराबर आ गया माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 5। अब ध्यान से देखिए, y की वैल्यू 5 आई है, x की वैल्यू 3 आई है, तो इसका मतलब भिन्न क्या होगी? 3/5 हो गई। लिख देते हैं। तो भिन्न का अंश तो हो गया 3, भिन्न का अंश ये तो हो गया जी अपना 3, और भिन्न का हर कितना हो गया? भिन्न का हर हो गया 5। तो वो संख्या कितनी होगी? 3/5 होगी, है ना। क्योंकि 3/5 में अगर आप ऊपर एक जोड़ो, नीचे चार एक घटाओ तो एक बन जाता था, और नीचे एक जोड़ दो तो 1/2 बन जाता था। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना था।
है ना। क्वेश्चन आसान कब लगेंगे पता है? जब आप सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे, सिर्फ इतना पार्ट। इससे आगे वाला जो पार्ट है, जब इक्वेशन बन जाती है उनको खुद ब खुद सोल्व करेंगे ना, तब आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। नहीं, अगर खुद ब खुद सोल्व नहीं करे, सिर्फ वीडियो देखते रह गए, लेक्चर देखते रह गए, तो क्वेश्चन आसान नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा क्वेश्चन है नहीं। सिर्फ इक्वेशन तक देख लो, अगर देखना भी है तो इक्वेशन तक देख लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके इक्वेशंस को खुद ब खुद सोल्व करो, ठीक है ना। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना था, ऐसे इतना क्वेश्चन है जी अपना। बस समझ में आ गई? चलिए जी, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट देखो आप। देखो क्या बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आयु वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो 5 साल पहले जो नूरी की उम्र थी ना, वो सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद नूरी की जो उम्र है वो सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? पहले भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा फास्ट करा देता हूँ। लिख देते हैं माना, जो हमें ज्ञात करना होता है हम इसको मान लेते हैं। जैसे हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है ना, तो हम इसको मान लेंगे। हम कह देंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु मैंने मान लिया x वर्ष। वर्तमान आयु लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नूरी की वर्तमान आयु लिख दो, नूरी की वर्तमान आयु, ये मैंने मान लिया x वर्ष, कि नूरी जो है ना x साल की है। इसी तरीके से सोनू की वर्तमान आयु, ये मैंने मान लिया y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा कि 5 साल पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले की बात करिए, तो यहां लिख देते हैं 5 साल पहले। अब अगर तुमसे पूछूं कि 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी, तो तुम कह दोगे सर x माइनस 5 साल की होगी, है ना। अच्छा, सोनू कितने साल का होगा? y माइनस 5 साल का होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या लिखा है। बोला कि यार 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी ना, वो सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी तो इतने साल की थी, सोनू इतने साल का था। तो जो नूरी की उम्र है वो किसके बराबर है? वो सोनू की उम्र के 3 गुने के बराबर है। सोनू की उम्र के 3 गुने के बराबर है, ये मतलब हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि किससे गुणा करना है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया आपका x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। 3y को उठा करके यहाँ ले आओ, ये हो गया जी आपका x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5। तो ये हो गया जी आपका x माइनस 3y माइनस का 10। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या क्या रखी है इसने, पढ़ते हैं। दूसरी बात बोली कि 10 साल के बाद जो नूरी की उम्र है ना, वो सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिख देते हैं यहाँ पे 10 साल बाद। 10 साल के बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी? x प्लस 10। अभी अगर x साल के तो 10 साल के बाद x प्लस 10 ना, और सोनू y प्लस 10। अब क्या बोला कि जो नूरी की उम्र है वो सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसका 2 गुना। बराबर का निशान लगा दो भाई। जो नूरी की उम्र है ना, वो सोनू की उम्र के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, ऐसा कहने का मतलब हो गया। तो ये हो गया जी अपना x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। 2y को उठा करके यहाँ ले आओ, ये हो गया जी अपना x माइनस 2y बराबर 10 को उठा करके वहाँ ले जाओ 10, है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो कर दो पॉज और इसको खुद ब खुद सोल्व करो, ठीक है ना। खुद सोल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कंसेप्ट, ध्यान रखिए। कर लेंगे। अब देखिए मैं करा देता हूँ इसको। तो x के गुणांक तो पहले से ही बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर
1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है जी आपकी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। माइनस प्लस और माइनस ऐसे घटाते हैं तो ये तो कट गया। माइनस का 3y प्लस का 2y, थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, पहले लिख लेना आप। ठीक है, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y बराबर माइनस का 10 माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 20। अब ये जो y की वैल्यू है, चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो। मैं 1 में रख लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपनी ये है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10। x माइनस 60 बराबर माइनस का 10। माइनस का 60 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई माइनस 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। इसका मतलब x बराबर 50 आ गया, y बराबर 20 आ गया ना। तो अगर अब तुम देखो x तो नूरी की वर्तमान आयु थी, तो नूरी की वर्तमान आयु हो गई अपनी कितनी 50 साल, और सोनू की हो गई 20 साल। यही बात है ना? हाँ यही बात है, लिख देते हैं। तो नूरी की वर्तमान आयु कितने साल हो गई 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु देखोगे तो 20 वर्ष। सिंपल, बस समझ में आ गई। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आप चेक भी कर सकते हो, या तो इनको इक्वेशन में रख के चेक कर लो कि आंसर ठीक है कि नहीं है, नहीं तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्बली भी चेक कर सकते हो। बोला था कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। देखें 5 साल पहले की अगर बात करोगे तो 5 साल पहले तो ये तो 45 साल का होगा, 5 साल पहले ये कितने का होगा 15 साल का होगा। तो अगर तुम देखोगे तो 45 जो है ना वो 15 का 3 गुना ही होता है। ये हमारा आंसर ठीक है। और क्या बोला था कि 10 साल के बाद दोगुनी रह जाएगी, 10 साल के बाद तुम देखोगे तो ये 60 साल की हो जाएगी, और 10 साल के बाद इसको देखोगे तो ये 30 साल का हो जाएगा। तो तुम देखोगे कि उम्र दुगनी है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बस समझ में आ गई। तो ऐसे हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बस थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो जी आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड देखो आप, ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें कई बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। देखो बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों का कोई संख्या है ना, जैसे मान लो कि 23 2 अंकों की संख्या है, 81 2 अंकों की संख्या है, 722 2 अंकों की संख्या है। ऐसे ही कोई 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों का जो जोड़ है ना वो 9 है। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं कहूँ कि इन अंकों को जोड़ो कितना आएगा, आप कहोगे 5 आएगा, इनमें 9 आएगा, यानी वो ये संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है, हो सकती है। अच्छा, इनको जोड़ने पर भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और कौन से आते हैं 9, 3 और 6 ले लो 9 आएगा, 6 3 ले लो 9 आएगा। समझ रहे हो? और 5 4 ले लो, 4 5 ले लो, 1 8 ले लो, 2 7 ले लो, है ना। इन सबको जोड़ने पे क्या आता है 9 आता है। 2 अंकों की और कौन सी संख्या हो गई, 2 7 हो गया, 3 और 6 हो गया, 4 और 5 हो गया, 5 4 भी हो गया, 6 6 और 3 ले लो 9 आएगा इनको जोड़ने पर भी। और 7 2 7 2 ले लिया भाई, 8 1 भी ले लिया। तो ये वो संख्याएं हैं जिनके अंकों को अगर मैं जोड़ूं तो 9 आता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोली कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब यहाँ पे समझो ध्यान से। अब क्या बोला कि हमें जैसे ये 9 नंबर्स तो हो गए,
ये कितने अपना नंबर है, 9 ही नंबर है ना? तो ये इन इन नंबर्स में से हमें वो संख्या भी ढूँढनी है कि भैया जिन संख्या का 9 गुना करने पर उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर आता हो। मतलब समझो आप इसे, हमें 2 अंकों की ऐसी संख्या ढूँढनी थी जिनके अंकों का जोड़ 9 हो। तो हमने देखा कि यार ऐसी-ऐसी तो 9 संख्याएँ हैं। इन सभी 9 संख्याओं के अंकों का जोड़ जो है वो 9 आता है। ये कंडीशन तो ये सैटिस्फाई होगी। अब हमें इन 9 संख्याओं में से ऐसी संख्या ढूँढनी है, इन 9 संख्याओं में से ऐसी संख्या ढूँढनी है कि जिसका अगर मैं 9 गुणा कर दूँ, जिसका अगर मैं 9 गुणा कर दूँ, तो वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो। इसका क्या मतलब हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 81 से स्टार्ट करते हैं। 81 ले लिया, है ना? अब 81 वो संख्या है, अब देख लेते हैं 81 एक कंडीशन तो इसने सैटिस्फाई कर दी कि इसके अंकों का जोड़ 9 है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसके अंदर कि भाई इसका अगर मैं 9 गुना कर दूँ, इसका अगर मैं 9 गुना कर दूँ, तो अगर मैं इसका 9 गुना करूँगा तो क्या आएगा अपना 81 गुणा 9 यानी 9 एकम 9 8 निमा 72 729 आ गया। अब क्या बोला था कि इस संख्या का 9 गुना करने पर जो नंबर आया है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके विपरीत जो संख्या है, इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है, यानी 81 का उल्टा करोगे तो 18 बनेगी, है ना? 18 के 2 गुने के बराबर आना चाहिए। 18 का 2 गुना करना, 18 गुणा 2 ये तो 36 आया। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहोगे नहीं है। इसका मतलब वो नंबर 81 नहीं है। समझ रहे हो? जैसे 72 ले लेता हूँ, ध्यान से समझना अब आ जाएगा आपको समझ में। 72 ले लिया मैंने 72। अब 72 का अगर मैं 9 गुना करके देखूँ तो क्या आएगा? 72 गुणा 9, 9 दूनी 18, 1 आंसू ऊपर 9 सत्ता 63 और 64 हो गया, ये आ गया। 72 का अगर मैं उल्टा कर दूँ 27, 27 के 2 गुने के बराबर होना चाहिए। 27 दूनी तो 54 होता है ना? तो क्या 648 और 54 बराबर हैं? आप कहोगे नहीं, इसका मतलब 72 भी वो संख्या नहीं है। ऐसे फिर 36 पे देखो, 63 पे देखो, 54 पे देखो, 45 पे देखो, 18 पे देखो, 27 पे देखो, 63 पे देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 45 पे देखने की कोशिश करता हूँ। 45 का अगर मैं 9 गुना करूँ, तो 45 गुणा 9 कितना होता है? 5 तीन 45, 4 4 हासिल ऊपर 4 नंबर 36 और 4 ये हो गया। 45 का अगर आप उल्टा कर दो, तो 54 बन गया। 54 का 2 गुने के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ये तो। समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? क्या बोला था कि हमें एक ऐसा नंबर ढूँढना है जिसके अंकों का जोड़ 9 हो। ठीक है, वो तो हमने नंबर ढूँढ लिए। लेकिन इसमें से वो नंबर ढूँढना है जिसका अगर मैं 9 गुना कर दूँ, तो वो बराबर हो किसके? उसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है ना, उसके 2 गुने के बराबर भी होना चाहिए। तो ऐसा वो नंबर ढूँढना है। लेट्स से 18 लेके देखते हैं। 18 अब 18 की अगर मैं 9 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 9 अट्ठा 72 7 असलो ऊपर 9 एकम 9 और 7 16 162 आ गया। अब 18 का उल्टा कर देता हूँ 81 81 दूनी 81 गुणा 2 ये भी 162 आ गया। समझ रहे हो? यानी वो नंबर 18 है, वो संख्या 18 है। 18 का 9 गुणा बराबर होता है इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है ना उसके 2 गुने के। समझ रहे हो? ये दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब 18 वो नंबर हो गया। 18 वो नंबर हो गया। ठीक है? अब ये तो हमने ढूँढा तुक्का मार करके। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सोल्व करना है वो हमें देखना है। करें स्टार्ट? देखो जी। देखो, अब 2 अंकों की संख्या है ना, तो मैं इसे मान लूँगा। मैं कह दूँगा कि जो 2 अंकों की संख्या है ना, उसमें इकाई का अंक तो कुछ भी मान लो। जैसे 2 अंकों की कोई संख्या है, तो उसमें एक तो दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। मान लेता हूँ कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। ऐसा मैं मान लेता हूँ। लिख देते हैं, दहाई का अंक माना दहाई का अंक दहाई का अंक मैंने मान लिया लेट्स से x को। इसी तरीके से इकाई का अंक मान लेता हूँ मैं y को। ठीक है? अच्छा, अब प्रश्नानुसार चलते हैं, जैसे-जैसे प्रश्न में कहा जाए। प्रश्न में क्या कह रखा था कि दोनों अंकों की संख्या के अंकों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो 9 आता है। जैसे मैंने XY संख्या मान ली, है ना? तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, x और y को दोनों को जोड़ दूँ, तो 9 आएगा। यानी पहली इक्वेशन बन गई x + y = 9। ठीक है? तथा एक इक्वेशन तो ये बन गई, चलो अच्छी बात हो गई, ये तो एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी बात क्या बोली कि भैया इस संख्या का अगर तुम 9 गुणा कर दो, इस संख्या का अगर तुम क्या कर दो 9 गुणा, यानी कि 9 गुणा क्या, ये संख्या क्या अपनी xy मानिए, तो 9 गुणा xy ऐसे लिखेंगे, है ना? नहीं, गलत हो जाएगा।
समझो ध्यान से। अब इसने क्या कहा था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा, है ना? अब कई स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है, क्या मुश्किल है इसमें? इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना करना है। तो 9 गुना XY बराबर होगा 2 गुना YX, ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों गलत होता है इसका रीज़न समझो। क्योंकि जब तुम मैथमेटिकली XY को ऐसे लिख देते हो, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये X गुणा Y होगा, X गुणा Y हो गया। लेकिन हमारा मतलब तो X गुणा Y था ही नहीं, समझो। जैसे 2 अंकों की एक संख्या है 28, तो क्या 28 का मतलब ये थोड़ी है कि ये 2 गुना 8 है? नहीं ना, 28 का मतलब ये थोड़ी है कि ये 2 गुना 8 है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया 16, तो 16 यहाँ पे तो देखने में 16 लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसको XY के रूप में लिखोगे, तो ऐसा लगेगा कि यार तुम 1 और 6 की गुणा कर रहे हो, समझ रहे हो? जब तुमने यहाँ पे लिखा 9 गुना XY, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि X और Y की तुम गुणा कर रहे हो, जो कि गलत मीनिंग है ना? गलत मीनिंग बता रहा है आपको। तो इसका मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते हो भाई, ऐसे नहीं कर सकते हो। अब कहोगे सर ऐसे फिर कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते तो? अभी बताता हूँ। तुम एक काम करना, जैसे देखो, ए ध्यान से समझना, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ। जैसे 16 है, अगर मैं 16 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1, क्योंकि 1 गुणा 10 10 हो गया, 6 गुणा 1 6 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, है ना? तो 16 लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है। या तो मैं डायरेक्टली 16 लिख दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ, बात तो दोनों की सेम ही है, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। समझ में आ रही है? जैसे देखो 24 है, 24 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1, है ना? आएगा तो यहाँ से भी 24, तो चाहे तो मैं 24 लिख दूँ, चाहे मैं ऐसे लिख दूँ, बात तो एक ही है, ठीक है ना? अब ऐसे टुकड़े कैसे बना रहा हूँ? देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक, और इसको हम क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। अब ये इकाई और दहाई क्यों लिखे गए, इसका क्या मतलब है वो समझो। दहाई का अंक हमें ये बताता है कि तुम इस नंबर की 10 से गुणा कर दो, और इकाई का अंक हमें ये बताता है कि हम इस नंबर की 1 से गुणा कर दो। समझ रहे हो? जैसे 28 है, 28 में ये जो 2 है ना, 1 मिनट, ये जो 2 है ये दहाई का अंक है, ये हमें कहता है कि तुम 2 की 10 से गुणा कर दो, और ये जो इकाई का अंक है इसकी 1 से गुणा कर दो, और इनको जोड़ दो। तो जो नंबर आएगा ना, वो वही नंबर होगा जो तुमने पहले लिया था। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं कह दूँ कि 36 के टुकड़े करो, तो 36 का टुकड़ा क्या होगा? 3 गुणा 10, दहाई की 10 से गुणा कर दी, इकाई वाले की 1 से गुणा कर दी, ठीक है ना? ये भी 36 आएगा, ये भी 36 है। तो तुम XY को ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो तुम्हें पता चल गया कि सर ये तो गलत हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ ना, XY के भी ऐसे टुकड़े कर लेता हूँ, जैसे मैंने 36 के टुकड़े किए, जैसे मैंने 28 के टुकड़े किए, जैसे मैंने 24 के टुकड़े किए, वैसे ही XY के टुकड़े कर लेता हूँ। अब मैं तुमसे पूछूँ कि XY को कैसे लिख सकते हैं इस हिसाब से, तो तुम कह दोगे सर दहाई का अंक है X, यानी X की 10 से गुणा कर लो, ऐसे, प्लस इकाई का अंक है Y, तो Y की 1 से गुणा कर लो, है ना? तो चाहे तुम XY लिखो, चाहे तुम ऐसे लिखो, मतलब तो दोनों का सेम ही है। XY तो तुम लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो गलत मतलब दे रहा है। तो एक काम करता हूँ ना, XY की जगह ये लिख देता हूँ, मतलब तो सेम ही है। बात समझ में आ रही है? तो पहले थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखानी पड़ेगी, आपको लिखानी पड़ेगी ना। देखो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्या। संख्या क्या हो जाएगी? संख्या वैसे तो XY है, लेकिन जब मैं मैथमेटिकली XY लिखता हूँ तो इसका मतलब ये ऐसा होता है कि X की Y से गुणा कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो एक काम करते हैं ना, हम या तो XY लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं, है ना? भाई X की दहाई का अंक है ना, तो X की 10 से गुणा कर लो, क्या आएगा? X की 10 से गुणा करो तो 10X आएगा, यहाँ से देख लो, चाहे 10X होगा ये भी, और Y की 1 से गुणा कर लो तो प्लस का Y, है ना? यानी कि जो संख्या है वो क्या हो गई? 10X प्लस Y हो गई। अब ये जो मतलब दे रहा है ना, ये बिल्कुल सही मतलब दे रहा है। XY लिखता तो वो गलत मतलब दे रहा था। उसके पर उस हिसाब से तो हमें लग रहा था कि X और Y की गुणा कर रहे हैं, लेकिन X और Y की गुणा नहीं हो रही थी, ठीक है ना? तो ये संख्या हो गई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या कहा था वही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, इसका तुम अगर 9 गुणा कर दो, इसका अगर तुम 9 गुणा कर दो, कर देते हैं। 9 गुणा संख्या क्या हमारी? 10X प्लस Y। अगर मैं इस संख्या का 9 गुणा कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है ना, उसके 2 गुणे के। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या मतलब, जैसे पहले संख्या थी XY, इसके अंकों को पलटोगे तो क्या बनेगा? YX बनेगा, है ना? अब तुम यहाँ पे YX तो लिख नहीं सकते, है ना? तो तुम YX के भी टुकड़े कर लो। YX को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? Y गुणा 10 यानी 10Y, प्लस में X गुणा 1 यानी X। भाई ऐसे देख लो ना, जहाँ पे X है वहाँ पे Y लगा दो। क्या बोला कि अंकों को पलटना है,
अंकों को पलटना है तो जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पे x लगा दो। यहाँ पे लिख देते हैं अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या। कैसे? जहाँ पे x है वहाँ पे तो y आ गया और जहाँ पे y है वहाँ पे x आ गया, अंकों को पलट दिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस संख्या का, हाईलाइट कर देते थोड़ा सा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर दिया, किसके बराबर है? इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है ना, इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है, क्या बन गई? 10y प्लस x, ये बन गई, इसके 2 गुणे के बराबर होगा, ये बात बोली थी और वैसा हमने कर दिया, करके दिखा दिया। समझे? इस संख्या का 9 गुना बराबर है अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है ना, उसके 2 गुणे के, है ना? मतलब समझ में आ गया? ये वाली चीज थी, 2 गुना ही था ना। हाँ, अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गया 9 दाएं 90x प्लस, एक मिनट रुको, देखना पड़ता है कई बार, क्या होता है कि वीडियो चलती नहीं है, अब चल रही है ना इसलिए। 9 दाएं 90x, 9 की y से कर ली तो 9y बराबर 2 दाएं 20y और 2 की x से गुणा की तो 2x, है ना? तो एक काम करता हूँ, दोनों को इसी तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 90x प्लस 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। तो 90x में से 2x गया 88x प्लस 9y में से 20y गया माइनस का 11y, तो यहाँ पे माइनस का निशान लग गया, बराबर 0। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। कैसे? इस समीकरण में से हम 11 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो बच गया 11 अट्ठा 88x, यहाँ पे बच गया 11 एकम 11y। कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप इसको भी 11 से भाग दे रहे हो, इसको भी 11 से भाग दे रहे हो, बराबर 0। तो ये एक प्रकार से 11 उस तरफ चल जाता है, तो ये बन गया, ऐसे जाता नहीं है लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है ना, 11th क्लास में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना? तो 2 इक्वेशन बन गई, ये छोटा करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी 2 इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, तो खुद ब खुद से करो वीडियो पॉज करके, क्योंकि अगर तुम खुद ब खुद नहीं करोगे ना इस क्वेश्चन को, अब आगे वाला जो पार्ट है खुद ब खुद नहीं करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा। ठीक है ना, तो इसको खुद ब खुद करो भाई, बस समझ आ रही है मेरी, ये चीज़ थी। तो देखो जी, आगे करा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो y के गुणांक बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो -1 है और यहाँ पे एक प्रकार से प्लस का 1 है, तो y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। कैसे करूँगा? एक काम करता हूँ, समीकरण 1 को -1 से गुणा कर देता हूँ, या फिर समीकरण 2 को कर लो, समीकरण 2 को -1 से गुणा कर लो, ताकि ये प्लस का 1 हो जाए ना। लिख देते हैं समीकरण 2 को -1 से गुणा करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8x और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना माइनस का 1 की -1 से गुणा की तो प्लस का 1y, या फिर प्लस का y लिख दो बराबर। यहाँ पे अगर तुम -1 से गुणा करोगे तो -1 इंटू 0 0 ही आएगा। ये बन गया आपके समीकरण। ठीक है ना, या फिर एक काम करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ ऐसे, इसको यहाँ पे समीकरण 2 ना लेके सिंपल ऐसे लिख दूंगा, ऐसे बन गई थी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि हमने दोनों तरफ ही किया ना, ऐसे लिख देता हूँ, अब ज़्यादा सही रहेगा ऐसे लिखना। ठीक है ना, अब ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं बैठ जाता हूँ अच्छी तरह से। क्योंकि एक पोजीशन पे बैठे रहते हैं ना, तो वो सही नहीं आता, सिस्टम से भी नहीं बैठता। 2 मिनट रुको बस, थोड़ा सा
सही है शायद। देखते हैं, चलो सही हुआ तो। यहाँ तो बात समझ में आ गई। हमारी दोनों इक्वेशंस के जो गुणांक है वो बराबर हो गया अब, ठीक है, y के गुणांक। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। कैसे? समीकरण एक में से दो घटाने पे लिख दूंगा। समीकरण एक व दो घटाने पर समीकरण एक क्या आपकी, ये समीकरण दो है ये, इन दोनों को घटा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस, चलो तो ये हो गया जी प्लस का x प्लस का 8x प्लस का 9x हो गया, ये कट गया, बराबर 9 में से 0 गई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटे में आ जाएगा, तो 9 बटा 9 कट के आ गई 1, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, चाहे तो समीकरण एक में रख लो, ये रहा, चाहे इसमें रख लो, चाहे समीकरण दो में रख लो। मैं समीकरण दो में रख लेता हूँ, किसी में रख सकता, आपकी मर्जी थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर ठीक है, तो समीकरण दो क्या अपनी, ये है माइनस का 8x प्लस का y बराबर 0, तो माइनस का 8 इंटू 1 प्लस का y बराबर 0, यह क्या माइनस का 8 प्लस का y बराबर 0, माइनस का 8 वहाँ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 8, तो ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। ये कहाँ गई, थोड़ा सा अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। बस हो गया आपका आंसर। तो x आपने किसको माना था, दहाई का अंक, इकाई का अंक, है ना, या फिर इस काम करो, इसको संख्या में ढाल दो, क्योंकि आपको संख्या ज्ञात करनी ना, x और y को संख्या के अंदर ढाल दो, लिख देते हैं। तो संख्या संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, ढाल देता हूँ, 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 8, 10 एकम 10 प्लस 8, ये हो गया जी 18, यानी वो संख्या 18 है ना। 18 का तुम अगर 9 गुना कर दो तो वो बराबर होता है किसके, 18 को अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है यानी 81, उसके 2 गुने के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, बात समझ में आ गई। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो जी, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। चलो ठीक है, जैसे बैठे हैं अब, हाँ देखो क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि यार मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, एक लड़की है मीना, वो 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब होता है कैशियर, जो वहाँ पे कैशियर बैठा होता है ना, उससे बोले कि यार मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए, समझो। मीना जो है वो 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, वो कैशियर से बोलती है कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट चाहिए, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए, सिंपल सी बात ये है। 2 मिनट रुको यार, ऐसे नहीं बैठा जाएगा मुझसे। तो अब देखो जी, क्या बोल रखा था कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, एक लड़की है मीना, वो 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, ठीक है। उसने खजांची से, कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। आपको ज्ञात करना है कि उसके 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए।
मतलब समझो, एक लड़की है मीना, बैंक जाती है पैसे निकलवाने के लिए। कितने रुपए निकलवाने हैं उसको? 2000, ठीक है। अच्छा, कैशियर के पास जब जाती है तो कैशियर से बोलती है कि भाई मुझे है ना 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दियो। तो कैशियर क्या करता है, उसको 25 नोट देता है, 50 के और 100 के मिलमा करके उसको 25 नोट देता है। 25 नोट की वैल्यू क्या है? 2000 रुपए। ध्यान रखिएगा, 25 नोट की वैल्यू क्या है? 2000 रुपए। क्योंकि 25 नोट दिए, वो 25 नोट की जो कुल वैल्यू है वो कितनी है? 2000 रुपए है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि यार 25 नोट जो दिए उसके अंदर में 50-50 से कितने नोट थे, 100-100 के कितने नोट थे, ये हमें बताना है। बस समझ आ रही है? तो जैसे मान लेते हैं, तुक्का मार के देखते हैं। मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट थे। 50 रुपए के नोट कितने मानोगे? 10 मान लो एक बारी। और 100 रुपए के नोट मान लो अपना 15, क्योंकि 25 नोट होनी चाहिए, है ना। तो कितने रुपए हो गए? 50 रुपए के 10 नोट यानी कि 500 रुपए, और 100 रुपए के 15 नोट यानी कि 1500 रुपए। जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? दो। ये तुक्का बढ़ गया भैया, क्या बात कर दी तुम। तुक्का बढ़ गया अपना, समझ रहे हो? तुक्का अपना सही बढ़ गया। देखो, 50 रुपए के तो 10 नोट मिले होंगे और 100 रुपए के 15 नोट मिले होंगे, क्योंकि तभी उनका जोड़ जो है वो 2000 आ रहा है, और नोट भी 25 है। समझ में आ रही है? अब ये तो हमने करा तुक्का मार के। अब मैथमेटिकली इसको कैसे करोगे वो देखते हैं। कैसे करेंगे हम? तो हमसे क्या पूछा गया? 50 रुपए के 100 रुपए के नोट कितने कितने हैं ना, एक्स वाई मान लेते हैं। हम कह देंगे माना 50 रुपए के नोट, ये हमने मान लिया जी एक्स। हमने मान लिया कि 50 रुपए के उसके पास एक्स नोट है। ऐसे ही 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट मिले उसको लेट्स से वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि यार 2000 रुपए निकलवाने हैं इसको, यानी कि जो 50 रुपए के नोट मिले और जो 100 रुपए के नोट मिले हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 2000 है। ये मतलब हुआ ना भाई, जो 50-50 के नोट मिले और जो 100-100 के नोट मिले उसकी जो टोटल वैल्यू कितनी है वो 2000 है। जैसे देखो, यहाँ पे 2000 कैसे आया था? जब तूने 50 रुपए की 10 से गुना की। हमने माना था ना 50 रुपए के 10 नोट है, तो 50 की 10 से करके फिर 500 आ गया। 100 रुपए की 15 से करके 1500 आ गया, फिर उनको जोड़ करके 2000 आया, तभी 2000 आया था। 2000 कैसे आया था? आपने 500 रुपए में 1500 रुपए जोड़े थे, तभी 2000 आया था। अरे 500 रुपए कहां से आए थे? जब आपने रुपयों की नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करी थी। समझ रहे हो? 2000 क्या है? 2000 जो नोट मिले ना उसको, उसकी वैल्यू है। जैसे आपने कितना माना? आपने माना कि 50 रुपए के उसको एक्स नोट मिले। तो अगर 50 रुपए के एक्स नोट मिले तो उसको रुपए कितने मिल गए? 50 एक्स नहीं मिल गए क्या? नहीं समझे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 50 रुपए के 10 नोट, तो रुपए कितने मिले उसको? 500। तुमने क्या किया? गुना कर दी ना। मैं कहता हूँ यार कि मेरे पास 50 रुपए के 2 नोट हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये हुए ना। 50 की तुम 2 से गुना कर दोगे। तो सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। 50 रुपए का उसके पास नोट है एक्स, तो उसके पास रुपए कितने आ गए? 50 एक्स आ गए। समझ में आ गई? 100 रुपए के नोट कितने उसके पास? वाई, तो रुपए कितने आ गए उसके पास? 100 वाई आ गए। तो जो टोटल रुपए आए हैं उसके पास, इनको जोड़ोगे जो टोटल रुपए आए हैं वो कितना आया? 2000। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा कहना चाह रहा था मैं। बस समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी देखें। दूसरी बात क्या बोली कि भाई उसको 25 नोट मिले टोटल। कितने नोट मिले? 25। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक्स और वाई को अगर मैं जोड़ दूं, क्योंकि एक्स भी नोट है वाई भी नोट है ना। 50 रुपए के मान लो 10 नोट है, 100 रुपए के 15 नोट है, तो उनको जोड़ दिया है। 25 आया कैसे था? यहाँ पे 25 आया था ना। कैसे आया था? नोटों को जोड़ा था आपने। तो अगर तुम इन नोटों को जोड़ दो तो 25 मिलेगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 25 के। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। नहीं तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मत मानो, एक बारी इसको पहले बार सोल्व कर लेता हूँ। ये होगी। अब एक काम करते हैं ना, विलोपन विधि से सोल्व करना है ना इसको, तो इसको दोनों तरफ अब 50 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 50 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे 50 एक्स हो जाएगा। उसको समीकरण 2 मान लूंगा। समझ रहे हो? दोनों तरफ 50 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे 50 की गुणा की तो कितना आ गया? 50 एक्स। यहाँ पे 50 की गुणा की तो कितना आ गया? 50 वाई। और यहाँ पे 50 की गुणा की तो कितना आ गया? 25 पंजा 125, 1250। ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, क्योंकि अब घटाने में आसानी होगी ना। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब इन दोनों को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? ऐसे करना था। ठीक है, तो खुद ब खुद करो आगे, और उसके बाद ना निकले तो देख लेना। ठीक है ना। मैं यहाँ से पर मिटा के कराता हूँ आपको।
पहले खुद ब खुद ट्राई करना है इसको आगे। देखो कैसे लिखेंगे, आसान है, जैसे पहले किया था। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 तो अपनी ये 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण 2 की अपनी ये 50x प्लस 50y बराबर 1250। माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। 100y माइनस 50y, 50y बराबर 2000 में से 1250 गया तो 750 बचेगा क्या? 750 ही बचेगा। हाँ ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 750 बटे में 50, तो 5 कम 5 2 5 5 5 25, तो y की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 1 में रख लेता हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपनी? समीकरण 1 है ये 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50x प्लस 100y बराबर 2000, तो y की वैल्यू रख देता हूँ उसके अंदर। 50x प्लस 100 इंटू 15 बराबर 2000, तो ये हो गया 50x प्लस 1500 बराबर 2000। 1500 को उस तरफ भेज दिया तो ये आ गया जी अपना 50x बराबर 2000 माइनस 1500, 50x बराबर 500, तो 50 भाग में आ जाएगा तो 10 पे कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15। एक्स वाई क्या थे अपने? x तो 50 रुपये के नोट थे और y 100 रुपये के नोट थे। लिख देते हैं अब। तो 50 रुपये के नोट कितने थे? x थे, कितने हैं ये? 10। 100 रुपये के नोट कितने थे? 15 थे, मतलब y थे ना, तो y की वैल्यू 15 आई है। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया, और जब हमने तुक्का मारा था तब भी ये आया था। सुन मारिए, तो ऐसे करना होता क्वेश्चन। सुमार करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ऐसे करना था, कर लेंगे। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या बोल रखा है इसके अंदर? बोला कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। भाई कोई पुस्तकालय है, वो किराए पे पुस्तकें देती है कि पढ़ने के लिए, तो उसके 3 दिनों का फिक्स चार्ज है। जैसे मान लो कि तुम बुक लेके आए, है ना, तुम बुक लेके आए, लेट से 5 दिन के लिए बुक लेके आए, तो तुम्हारा 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। जब तुम वहां से बुक लेके निकले ना, तो उस 3 दिन का तो फिक्स चार्ज ले लिया तुमसे, ऐसे समझो। तुम 5 दिन बुक लेके आए, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है कि भाई 3 दिन बुक रखने का इतना चार्ज है। पर डे के हिसाब से नहीं है, वो फिक्स है। जैसे मान लो कि 3 दिन का 100 रुपये लेता है वो कहता है कि भाई बुक लेके जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के तो 100 रुपये तुमसे ले लेगा, बचे हुए 2 दिन का अलग से चार्ज है पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये बात है। क्या बोला कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का तो फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। समझ में आ गई? ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी भाई, और उसने रुपए दिए 27। अब ध्यान से समझो, सरिता ने पुस्तक कितने दिन तक रखी? 7 दिन तक। अब 7 दिन तक जो उसने पुस्तक रखी, उसमें 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है भाई, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। अब कितने दिन एक्स्ट्रा रह गए? 4 दिन रह गए ना, क्योंकि 4 और 3 7 हो गए तभी तो होंगे, ठीक है ना। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, और 4 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज है, ठीक है। 3 दिन का मान लो कि x रुपये चार्ज है, 3 दिन का कितने रुपये चार्ज मान लिया? x रुपये, और 4 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज है। ध्यान रखिएगा, ये 3 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई तू 100 रुपये हर रोज के दे, ऐसा नहीं है। 3 दिन के 100 रुपये हैं इकट्ठे, उसका फिक्स है। बस सुना कि 3 दिन का फिक्स है। 3 दिन के मान लो 100 रुपये फिक्स है ना, तो 3 दिन के 100 रुपये फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के अलग अलग 100 300 रुपये नहीं देने हैं, सिर्फ 100 रुपये देने हैं फिक्स पूरा, ऐसा मतलब हुआ।
ठीक है ना। और ये जो 4 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं ना, इसका पर डे के हिसाब से चार्ज है। भाई जैसे मान लो कि ये 7 दिन लेके गई, 3 दिन का मान लिया कि 100 रुपए चार्ज ले लिया उसने पहले ही, ठीक है। अब जो 4 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं ना, इसके 10-10 रुपए मान लो हर रोज के हैं, तो 40 रुपया हो गया। आपने क्या किया, एक प्रकार से 4 की 10 से गुणा कर दी, ये बात की ना। तो पर डे का चार्ज मान लो कि वाई रुपए है। पर डे का कितना चार्ज मान लिया हमने, वाई रुपया, कि भाई जितने दिन तुम एक्स्ट्रा रखोगे ना, उसके तुम्हें वाई रुपए देने पड़ेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा रखा तो 1 वाई, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 2 वाई, है ना। अब इसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखा, 4 दिन, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4 वाई। समझ में आ गई। और टोटल रुपए इसने कितने दिए, 27 दिए। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, और क्या बात बोली, बोले कि भाई एक लड़का है सूसी, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसको 21 रुपए देने पड़े। ठीक है, देखते हैं इसको। सूसी 5 दिन तक बुक रखी है भाई। जब 5 दिन तक बुक रखी, तो इसका मतलब 3 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखे हैं, ये बात होगी ना। अब 3 दिन का तो लेट्स से फिक्स चार्ज है एक्स रुपया, 3 दिन का तो एक्स रुपया फिक्स चार्ज है। अब 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, एक्स्ट्रा दिन के पर डे का चार्ज है वाई रुपया। पर डे का कितना है, वाई, एक दिन का वाई रुपया, 2 दिन का 2 वाई। तो इसको कितने देने पड़ेंगे, इसके देने पड़ेंगे 2 वाई। तो उसका जो टोटल खर्चा आया, फिक्स चार्ज प्लस पर डे का जो चार्ज था, उसको अगर हम टोटल जोड़ दें तो उसका टोटल खर्चा कितना आया, 21 रुपया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। कहने का मतलब ये था कि एक पुस्तकालय से तुम बुक लेके आओगे ना, तो फिक्स चार्ज लेगा पहले तो तुमसे, 3 दिन का फिक्स चार्ज ले लिया, उसके बाद तुम जितने दिन एक्स्ट्रा रखोगे उसका पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। जैसे मैं गया बुक लेने, मैं बोला सर मुझे बुक चाहिए, तो मुझे कह देगा कि भैया 100 रुपये दे जा और बुक ले जा। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज ले लिया पहले मुझसे, ठीक है ना। लेट्स से मैं 7 दिन बुक रखी, 8 दिन बुक रखी, है ना। हो सकता है कि 1 दिन का भी लेता हो, लेकिन ये बात कह नहीं रखी क्वेश्चन में, तो क्यों इतना डीप ली जाए, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं 10 दिन बुक लेके आया, तो 3 दिन का तो मुझसे फिक्स चार्ज ले लिया, है ना। और जो बचे हुए 7 दिन है ना, उसका पर डे के हिसाब से चार्ज लेगा, ये बात थी। समझ में आ गई, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, तो एक बार इसको मिटा देता हूँ, मान लेंगे एक्स वाई करके, और फिर हो जाएगा अपना क्वेश्चन। इसको पहले खुद ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा आपसे, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ठीक है। खुद ट्राई एक बार करो तो देखो जी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हल। मुझे क्या बताना है, मुझे नियत किराया बताना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है। तो लिख देंगे माना नियत किराया एक्स रुपये मान लिया, और प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पर डे का चार्ज मैंने मान लिया वाई रुपये। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। पर्सन में सरिता ने कितने रुपए दिए, 27 रुपये। लिख देते हैं सरिता ने अदा किए, रुपए अदा किए, कितने रुपए अदा किए उसने, 27 रुपये अदा किए, यही बात है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन क्या बनेगी, भाई 7 दिन तक उसने बुक रखी, तो 3 दिन का तो एक्स रुपया हो गया, बचा हुआ 4 दिन का 4 वाई रुपया हो गया, तो टोटल मिलाकर उसने 27 रुपये दिए। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे लिख दो, समझ में आ गई। अच्छा, और दूसरा कौन था, सूसी था, सूसी ने रुपये अदा किए, सूसी ने रुपये अदा किए, सूसी ने कितने रुपए दिए, 21 रुपये दिए, ये बात है। अब इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, 3 दिन का तो एक्स रुपया, इसने 5 दिन बुक रखी थी, 3 दिन का तो एक्स रुपया, बचे हुए 2 दिन का 2 वाई रुपया, तो कुल मिलाकर कितने रुपए दिए, 21 रुपये। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो अपने आप, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, पहले इतना नोट कर लो, उसको आगे खुद ब खुद करो, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 घटाने पर जो हो जाएगा एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21, माइनस 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 कट गया, 4 वाई में से 2 वाई गया, 2 वाई बराबर 27 में से 21 गया 6, तो वाई की वैल्यू आ गई 6/2, कट सॉरी हाँ ठीक है, 6/2 कट के आ गया 3, यानी वाई की वैल्यू 3 आ गई। वाई का मान किसी में रख दो, मैं 2 में रख लेता हूँ, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या अपनी ये है,
ये है जी x प्लस 2y बराबर 21। तो x प्लस 2 गुणा 3 6 बराबर 21। x की वैल्यू 6 वहाँ चल जाएगा, 15 आ गई। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3। x क्या माना था? नियत किराया ना, तो नियत किराया तो हो गया 15 रुपये। और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो गया? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपये माना था। y की वैल्यू कितनी अपनी? 3 है, यानी कि 3 रुपये। ये उसके चार्जेस थे। आप आंसर चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। सरिता ने 7 दिन बुक रखी थी, तो सरिता को 3 दिन के तो 15 रुपये देने ही थे। बच के 4 दिन, 4 दिन के 3 रुपये के हिसाब से देने थे, 4 तिया 12 रुपये। तो 27 ही होगा, इनका टोटल करके देख लो। ऐसे सूची का करके देखो अपने आप, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लेंगे। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई? तो आज हमने इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया। कल हम एक्सरसाइज 3.5 है ना, उसके बाद उसका बेसिक पढ़ेंगे। उसका ये देखेंगे कि वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, वज्र गुणन विधि पढ़नी है, तो कल पढ़ेंगे उसको। तो थैंक यू। अच्छा, ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया, कैसा आया कैसा नहीं आया? ठीक है, अभी थोड़ा सा बैठने का स्टाइल चेंज किया है, मतलब इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ मैं। तो बताइएगा ज़रूर कि सर समझ में आया कि नहीं आया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।